आप सबों का इस प्यारे से आपके ही यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पर। और यहाँ हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथ के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस चैनल पे क्लास 12 मैथ के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगा मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट पे आएंगे और इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और तब रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। एक और रीज़न मैं बता दूँ, रिलेशन एंड फंक्शन को फर्स्ट में नहीं पढ़ाने का, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो बच्चों को फील नहीं आ पाता है उस चैप्टर में अच्छा से मज़ा नहीं आ पाता है। तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैथ टफ है क्लास 12 का। तो मैथ को ईजी बनाने के लिए हम लोग पहले चैप्टर 3 से शुरू करेंगे, जो कि मैट्रिसेस है। और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सीबीएसई ने उस पर्टिकुलर चैप्टर से सिलेबस कितना रिड्यूस किया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से हमको कितना पढ़ना है, कितने एक्सरसाइज से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, और फिर हम लोग आगे उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मैट्रिसेस के बारे में बता देते हैं कि मैट्रिसेस में कितना पढ़ना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस और इसमें एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 को भी कंप्लीट पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.3 भी हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें अगर एक्सरसाइज 3.4 का, इस 3.4 को सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। हालांकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है एक्सरसाइज 3.4 में। तो शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिसेस से कि सबसे पहला जो इसका एक्सरसाइज है इसके इंट्रोडक्शन से, कि इसमें क्या इंट्रोडक्शन आता है। ये है एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम मैट्रिसेस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज 3.1 मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले समझना होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का फील लेना चाहते हैं कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सपोज कि सीता एक लड़की है और कहा गया कि सीता के पास 6 पेन्स हैं। 6 पेन दिया गया है, वो सीता के पास है, और इस चीज़ को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे फिर बोला गया कि सीता के पास 6 पेन्स हैं एंड 9 नोटबुक है, 9 नोटबुक है, अब फिर से कहा गया आपको कि आप इसको रिप्रेजेंट करिए, तो आप वही बिग ब्रैकेट के अंदर 6 पेन एंड 9 नोटबुक, और यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट वाला है ये पेन है और सेकंड वाला है वो नोटबुक है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। सीता की सहेली है, मानते हैं कि सीता की सहेली मीना और मोहन है इसके दोस्त। इस चीज़ को इरेज करते हैं और आपसे कहा गया कि मीना के पास 7 पेन है और 6 नोटबुक है। 6 नोटबुक है। मोहन के पास बोला गया कि 8 कलम है, इसके पास 8 कलम है एंड 12 नोटबुक दिया गया है। और फिर आपसे कहा गया कि इस पूरे को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस के यूज करके इस चीज़ को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेन है उसको एक तरफ 6, 7, 8, फिर यहाँ पे 9 नोटबुक है, 6 नोटबुक है, 12 नोटबुक है। अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट वाला है
ये 6 पेन और 9 नोटबुक किसके पास है? तो सीता के पास, ये सीता के पास है। 7 पेन और 6 नोटबुक किसके पास है? तो मीना के पास है, तो ये हो गई मीना। 8 पेन और 12 नोटबुक किसके पास है? तो वो है मोहन के पास, वो है मोहन के पास। एक चीज़ और अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये सब पेन है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। तो उम्मीद है कि मैट्रिसेस का फील आ रहा होगा आपको कि हम लोग मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं। किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए किसी डाटा का अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स से। तो और ये जो वर्टिकल रो हैं, ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्या है? तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं रो। और फिर ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं 6 7 8 ये वर्टिकल है, 9 6 12 ये भी वर्टिकल है, तो इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो ये वाला क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि फर्स्ट रो होगा। ये सेकंड भी हॉरिजॉन्टल है, इसको हम सेकंड रो बोलेंगे। थर्ड भी हॉरिजॉन्टल है, इसको थर्ड रो बोलेंगे। मतलब कि फर्स्ट रो में सीता का डाटा गिवन है, सेकेंड रो में मीना का डाटा गिवन है और थर्ड रो में मोहन का डाटा गिवन है। अगर बात करें कॉलम का, तो ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको ये कॉलम कहलाता है, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। और वर्टिकल में क्या गिवन है? पेन गिवन है। वर्टिकल में सीता के पास, मीना के पास, मोहन के पास कितने पेन है वो गिवन है। सेकेंड कॉलम में जो वर्टिकल ये दिख रहा है आपको, ये सेकेंड कॉलम हुआ, तो सेकेंड कॉलम में सीता के पास कितने नोटबुक हैं, मीना के पास कितने नोटबुक हैं और फिर मोहन के पास कितने नोटबुक हैं, ये आपको गिवन है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते क्यों हैं। किसी भी डाटा का अरेंज करने के लिए, किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं। एक बार मैं एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है मैट्रिसेस का, वो मैं एनसीईआरटी बुक से ही बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या दिया है। तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, a matrix is an ordered rectangular arrangement of rectangular array of number or functions, numbers और functions, नंबर्स और फंक्शंस। तो क्या दिया है कि जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर्ड है, रेक्टेंगुलर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर है। अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। तो यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं और इन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो दिख रहा आपको, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या हुआ? तो इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस चीज़ को जो मैट्रिक्स के अंदर रहता है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इंट्रीज, या फिर आप इसको इंट्रीज भी कह सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, या तो इसको आप एलिमेंट कहिए या फिर इंट्रीज कहिए। इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं कि एंट्रीज या फिर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो या फिर इंट्रीज हैं, उसको क्या कहा जाता है। एक और बात करें कि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड using alphabet, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ही था, तो इस चीज़ को हम लिख सकते थे, ये कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से,
इस तरीके से ये कोई मैट्रिक्स है। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये जो दिख रहा, इसको हम एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम लोग क्या पढ़ें कि मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, किसका, तो नंबर्स का या फिर किसी फंक्शन का। जब हमको रिप्रेजेंट करना हो किसी मैट्रिक्स को तो हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, और नोट कर लें तो और अच्छी बात है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हाँ, एक सूचना और आप सबों के लिए, आप सबों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को माइंड में रखते हुए उसी पे फोकस करेंगे और प्योरली एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी बहुत बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। एग्जाम जब नज़दीक होगा तो उस समय पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक मार्केट में अवेलेबल है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा हो गया, या फिर बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, आपके यहाँ जो भी चलता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं और अगर दिल से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो करें तो आप बेशक फॉलो कर सकते हैं। और आपको जहाँ भी परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमसे। हम आपको उस टाइम पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और अगर सॉल्यूशन में आपको कोई परेशानी आती है समझने में तो मैं उस पर एक वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो चाहे आपको जो बुक मन करे वो फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग प्योरली एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर जो भी क्वेश्चन टफ लगे या फिर कहीं आपको फंस गए क्वेश्चन बनाने में, नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए अपने इमेज को लाके। एक बात और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट बोलिए। क्वेश्चन डिफरेंट है, वो आप पढ़े नहीं हैं इसलिए शायद आपसे नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं होती है, डिफरेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग अब देखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मैट्रिक्स चैप्टर का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उसका रो इनटू कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। रो इनटू कॉलम क्या होता है, रो इनटू कॉलम, फिर से बोलिए, रो इनटू कॉलम, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। फिर से लिख के बताते हैं कि रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, ये क्या कहलाता है, तो ऑर्डर। रो इनटू कॉलम क्या कहलाता है, ऑर्डर। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका एलिमेंट हो गया 2 3 6 9 5 एंड 4, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब आप हमको बताइए कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं याद दिला दूं कि जो भी वर्टिकल लाइन जैसा दिखे आपको, जो वर्टिकल लाइन जैसा दिखे आपको, उसको हम बोलेंगे कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल दिखे वो क्या है, रो। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल, ये दो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखें। वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में एक वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, मतलब कि कॉलम इसका 3 है, 1 2 3, 3 वर्टिकल हैं और 2 हॉरिजॉन्टल है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 3। तो एक और देखते हैं। एक और मैट्रिक्स गिवन है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये कितने का है, तो 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल रो है और 3 वर्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 हो गया। तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना हो तो रो क्रॉस कॉलम से कर सकते हैं,
अगर आपसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने एंट्रीज हैं, तो आप यहाँ एक बार इसको काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 आया कहाँ से, तो इस 3 क्रॉस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 आ गया। तो ये 9 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। इस चीज़ को फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर क्या होता है, तो रो क्रॉस कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक। तो ये हो गया ऑर्डर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो रो इनटू कॉलम करने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। लेट अस सपोज कि कोई मैट्रिक्स है, सपोज a given matrix has m rows and n column। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें कि m रो है और n कॉलम गिवन है उसमें, और आपसे ऑर्डर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे ऑर्डर आप क्या लिखिएगा इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा रो इनटू कॉलम। तो रो कितना है m, तो रो की जगह पर m लिखें। कॉलम कितना है n, तो यहाँ पे हम n लिखें। तो ये क्या दिया हमको, ऑर्डर दिया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, m में n से मल्टीप्लाई कर दिए, जो रिजल्ट आया वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो कॉलम वगैरह जो भी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है, consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories 1 2 and 3। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो इससे में छूट रहा था, वो ये कि एक मैट्रिक्स है और जो भी इसमें एलिमेंट है उसका नंबरिंग होता है, जैसे कि एलिमेंट A B C D E and F G H and I। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबरिंग क्या होगा, तो ये कितने रो में है और कितने कॉलम में है। तो ये किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है और कॉलम भी इसका फर्स्ट है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इसका नंबरिंग देंगे 1 1 से। इस बी का, तो फर्स्ट रो में आता है बी लेकिन कॉलम सेकेंड हो गया, तो इसका देंगे 1 2। सी का बात करें तो ये फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके बात करें तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का नंबरिंग भी होता है एक मैट्रिक्स के अंदर। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, या फिर आप इसको एलिमेंट्स बोल लीजिए या फिर इसको एंट्रीज बोल लीजिए, इसका नंबरिंग होता है। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था वो देख रहे थे। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, लिख देते हैं यहाँ पे हम, एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, दिया है कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following information regarding the number of men and women, regarding the number of men and women workers in 3 factories, workers in 3 factories। फर्स्ट फैक्ट्री
सेकेंड फैक्ट्री एंड थर्ड फैक्ट्री आपको गिवन है। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेन है, मेन वर्कर वीमेन वर्कर। तो फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेन है, 25 वीमेन है। सेकेंड फैक्ट्री में 25 मेन है, 31 वीमेन है। थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन है और 26 वीमेन है। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो इससे हमको 3 into 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। फाइंड क्या करना है, तो 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद क्या दिया है, तो व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, वही जो नंबरिंग बताए थे कि एलिमेंट का नंबरिंग भी होता है, तो वही पूछ रहा है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जिस एलिमेंट का नंबर है वो एलिमेंट बताइए हमको कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा एंट्री आ रहा है। तो आइए बड़ा आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ही अच्छा से। तो बोला है कि 3 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए। 3 into 2 मतलब कि हमको रो ऑर्डर में क्या बताए थे, फर्स्ट में रो होता है अगर याद हो तो, सेकंड में क्या होता है, कॉलम होता है। मतलब कि गिवन है कि रो 3 होना चाहिए और कॉलम 2 होना चाहिए और मैट्रिक्स बनाइए। एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें कि रो 3 होना चाहिए। रो मतलब कि हॉरिजॉन्टल 3 होना चाहिए और वर्टिकल 2 होना चाहिए। तो सेम यही छाप देंगे। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया 3 into 2 का। 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गया, कोई नाम ए दे देंगे। बात करते हैं कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आता है। थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसमें सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम बोले तो ये सेकंड कॉलम भी आ गया, थर्ड रो भी आ गया। तो पूछ रहा था कौन सा एंट्री है, तो 26। तो दोनों आंसर मिल गया। एक तो बोला कि 3 into 2 में इसको रिप्रेजेंट करिए, तो 3 into 2 में रिप्रेजेंट कर दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एंट्री आता है वो बताइए, तो वो भी यहाँ पे बता दिए। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड नंबर एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो खोल के बैठ जाइए और इसको देखते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा हमसे कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 8 एलिमेंट्स गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आप बताइए कि इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो आप बताइए कि 8 एलिमेंट्स है। तो सिंपल अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझे तो आप बताओ ना कि अगर 8 मंगाना हो, हमको 8 लाना हो आंसर, तो कितना कितना का मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। बस इतना सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अगर 1 8 का ऑर्डर पेयर से क्या आएगा, 1 8 के ऑर्डर पेयर से भी 8 आएगा। 8 1 के ऑर्डर पेयर भी रखते हैं तो भी 8 आएगा। 2 4 का रखते हैं तो भी 8 आएगा और 4 2 का रखते हैं तो भी 8 आएगा। और कोई आ सकता है क्या, 3 से 8 नहीं आएगा, बाकी हो गया। हाँ, तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो बस 4, ये 4 लिखना होगा। तो ऐसे 2 हो गया, ये 3 और ये 4, क्योंकि इसका ही मल्टीप्लिकेशन से 8 एलिमेंट्स ही आएगा, इसका ही मल्टीप्लिकेशन से 8 एलिमेंट आएगा, इसका ही मल्टीप्लिकेशन से 8 और इसका ही मल्टीप्लिकेशन से 8 एलिमेंट्स ही आने वाले हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में गिवन यही था कि 8 एलिमेंट्स है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स गिवन है तो आप बताइए कि उसमें कितना ऑर्डर पेयर्स उसका पॉसिबल हो सकता है। तो बस यही 4। देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल्स, छोटा सा है वो भी एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij 1/2
1 माइनस 3j का मॉड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3 नंबर है ये एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij। ये क्या है? तो किसी भी एलिमेंट्स का जो हम लोग नंबरिंग करते थे ना, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है aij से। 1/2 mod ऑफ i माइनस 3j। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3x2, ऑर्डर होना चाहिए 3x2। 3 क्या है? तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। मतलब कि हम जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उसमें 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। और जिसका एलिमेंट जो है वो कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे आई जे का वैल्यू पुट कर करके फाइंड करना है हमको। ये एक 3x2 क्रॉस का मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि एक एलिमेंट हम यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं, सिंपल सा एक एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। 3 रो मतलब कि इस तरीके से 3 है और 2 कॉलम है इस तरीके से। यहाँ पे A11, A12, A21, A22, A31 एंड A33। यही सिंपल सा मैट्रिक्स है। सारे एलिमेंट्स का जो 1 1 2 1 3 1 है यहाँ पे रख के उसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। तो A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो गया 1/2। और यहाँ i की जगह पर भी 1 है, j की जगह पर भी 1 है, तो i के प्लेस पर भी 1 ही लिखने वाले हैं हम लोग। i के प्लेस पर भी 1 लिखेंगे, -3 × 1। तो यहाँ से क्या आया? तो 1/2 और 1 - 3 -2 होगा। 1 - 3 -2, लेकिन मॉड में है तो मॉड कैंसिल कर देगा। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कट के क्या आया? 1। मतलब कि ये वाला एलिमेंट जो है इसे तो हम फाइंड कर लिए, क्या आया? 1। बात करते हैं 1 2 का। तो सिंपल सा इसी में आप 1 2 को पुट कर दीजिए। तो A12 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 1, i के प्लेस पर 1, j के प्लेस पर 2, तो 1 - 3 टाइम्स 2। तो 1 - 3 2 जा 6। 1/2 1 - 6 कितना होगा? -5। बट ये मॉड में है तो फिर से 1/2 × 5, तो हो गया 5/2। तो ये भी एलिमेंट हमको फाइंड हो गया। ये एलिमेंट कितना है? 5/2। बात करें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, मतलब कि 2 1 वाले एलिमेंट का, A21, तो फिर से i की जगह पे 2 लिखेंगे और j के जगह पे 1 लिखने वाले हैं हम लोग। तो i के प्लेस पे 2 - 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 1/2। 2 - 3 1/2 और 2 - 3 कितना होगा? माइनस का 1। लेकिन फिर से वही बात है कि मॉड में है तो सिर्फ 1 लिख देंगे, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दिए। तो ये हो गया सिंपली 1/2। मतलब कि ये वाला एलिमेंट भी हम फाइंड कर लिए। कितना? 1/2। 3 1 को भी फाइंड कर लेते हैं। आपका मन, आपको जो मन करे वो पहले फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल वाइज ही फाइंड करना है। तो A31 को फाइंड करते हैं, तो फिर से i की जगह पर 3 - 3 × 1।
तो ये तो दिख रहा है आपको कि 3 - 3 जीरो हो गया, तो फिर ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया, मतलब कि ये एलिमेंट भी हम फाइंड कर लिए, कितना आया 0। A22 का बात करें तो A22 मतलब कि i के प्लेस पर भी 2, j के प्लेस पर भी 2 लिखना है हमको। तो 1/2 i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर भी 2, 1/2 2 - 3 2 जा 6, 1/2 2 - 6 माइनस का 4, बट फिर से वही बात कि मॉड है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 × 4 2 2 जा 4, तो कितना आया 2, मतलब कि A22 वाला एलिमेंट कितना आया 2। A33 लास्ट एलिमेंट देखते हैं Aij A33 Aij के प्लेस पर, और 1/2 यहाँ पे हो गया, फिर से i के प्लेस पर भी 3, j के प्लेस पर भी 3, तो यहाँ लिख दिए 3 - 3 टाइम्स 3, 1/2 3 - 3 3 जा 9, 3 - 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/2, और 3 - 9 माइनस का 6, और फिर से वही बात कि माइनस मॉड के अंदर है तो वो फिर प्लस हो जाएगा। तो 1/2 × 6 तो 2 3 जा 6, तो ये हुआ 3, मतलब कि ये एलिमेंट भी हम फाइंड कर लिए 3। अब बात करें कि वो एलिमेंट क्या, वो मैट्रिक्स क्या होगा। इरेज करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे, और यहीं पे बताते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या होगा। तो सारे एलिमेंट को, सारे एंट्रीज को आप बस अरेंज कर दीजिए। क्या आया है 1, फिर 1/2 1 1/2, फिर 0 5/2, फिर 2 एंड 3। एक बार हम भी अपने आंसर को मैच कर लेते हैं कि क्या आंसर एनसीईआरटी में गिवन है और क्या हम लोगों का सही आया है। तो 5/2 2, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। A33 में देखते हैं क्या गड़बड़ है। A33 i - 1/2, i के प्लेस पे 3 माइनस j के प्लेस पे 3 3 - 3 × 3, तो ये हुआ 1/2 3 - 3 3 जा 9, 1/2 3 - 9 माइनस का 6 2 3। ऑलमोस्ट आंसर सेम है, आया है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या दिक्कत है इसमें आंसर में। वैसे मेरा नहीं आ पाया अभी तक। एक छोटा सा मिस्टेक A31 के बाद A32 होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि हम लोग A33 लिख दिए थे, और जिसके वजह से आंसर नहीं आया लास्ट वाला। इरेज करते हैं थोड़ा सा और फिर से लिखते हैं कि A32, फिर i की जगह पर 3 और j की जगह पे 2 हम लोग लिखेंगे। मॉड में i के प्लेस पे 3 - 3 × 2, 1/2 3 - 3 2 जा 6, यही छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था। 3 - 6 माइनस का 3, फिर यहाँ से वही बात है कि माइनस है तो फिर से वो मॉड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/2। तो ये लास्ट वाला एलिमेंट कितना है हम लोगों का 3/2। बस वही छोटा सा गड़बड़ी होते रहता है मैथ में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 4 है क्या, या फिर कुछ इंट्रोडक्शन देखना है तो नहीं। अब हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिर से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये भी इस इंट्रोडक्शन में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें हम सिर्फ बता देंगे कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं, बस बता देंगे, ना कि उसका डेफिनेशन पर्टिकुलर का लिखवाएंगे। वैसे भी डेफिनेशन क्या ही चीज़ है, डेफिनेशन एग्जाम्स में थोड़े आते हैं कि हाँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है या फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इतने भी छोटे छोटे सवाल तो एग्जाम में आते नहीं हैं, बस जान लीजिए कि क्या होते हैं वो। बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल से सबको समझा देंगे,
सेकेंड नंबर पे आता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे आया आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स, इसी में आता है जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स भी आता है। इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स भी आता है। सिक्स नंबर पे आ गया स्केलर मैट्रिक्स भी आ गया, इसी में स्केलर मैट्रिक्स भी इसमें आ गया। आगे बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स भी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया। लगभग सारे मैट्रिक्स खत्म हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके सारे मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम का मतलब क्या है कि बस एक एक कॉलम होगा। कॉलम क्या होता है, तो वर्टिकल वाला जो लाइन है वो कॉलम कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि बस एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम 1 2 3, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगा ना जिसमें बस एक कॉलम हो, वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, तो रो मैट्रिक्स जिसमें कि एक रो हो, ओनली वन रो। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, इसी को ट्रांसपोज कर देता है। ट्रांसपोज वैसे आप पढ़े नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 4 6, ये कोई मैट्रिक्स हो गया जिसमें कि एक ही रो है। ऑर्डर का बात कर लो 1 into 3, और ये हो गया 3 into 1, मतलब कि रो इंटू कॉलम। रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो 3 हो गया, और कॉलम बस एक है तो कॉलम एक हो गया। ये इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसमें हो गया 1 रो, एक ही रो है, और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 कॉलम हो गया। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड होता रहेगा, और कॉलम रो भी थोड़ा सा डिवाइड होता रहेगा, इसीलिए इसको हम लिख दिए हैं। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होंगे, और रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होंगे। बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स का। बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ है कि नाम देख के आपको पता लग गया होगा कि जीरो मैट्रिक्स में क्या होता होगा। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिख दिए C, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, बस सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए तो डायगोनल, स्क्वायर, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए कॉलम मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स को, और अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को भी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मतलब कि फील करिए ना कि स्क्वायर क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, उसी को स्क्वायर बोलते थे जब हम लोग बचपन में स्क्वायर रेक्टेंगल्स पढ़ते थे। तो ये भी सेम वही चीज़ है कि स्क्वायर किसको बोलेंगे, तो जो रो और कॉलम जब दोनों सेम हो, जब रो और कॉलम दोनों सेम हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 into 2 का हो सकता है मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स हो गया 2 4 5 6, तो ये कितना का हो गया 2 into 2 का। सपोज कोई और मैट्रिक्स हो गया 3 into 3 का, 4 5 6 9 8 7 4 6 9, ये हो गया 3 into 3 का, तो 2 into 2 3 into 3 4 into 4, ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। एक और बात बता दें कि हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में जो हम लोग 12 में मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 into 2 और 3 into 3 ही पढ़ना है, ना कि 4 into 3 या फिर 4 into 4, इस तरीके का मैट्रिक्स हम लोग लिमिटेड हैं 3 into 3 तक ही। 3 into 2 2 into 3 2 into 2 1 into 2 2 into 1, इस तरीके का मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ना कि 4 into 4 में जाते हैं। बस हम लोग लिमिटेड हैं 3 into 3 तक। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है इसमें। बात करें डायगोनल मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इस तीनों में होता है, इस तीनों में, क्योंकि देखने में तीनों सेम लगते हैं। देखने में ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो हम तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे और कंपेयर भी कर लेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस होता है, क्यों कन्फ्यूजन होता है, उस चीज़ को भी हम देख लेंगे। तो बात करें डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल का मतलब क्या होता है? वो जो डायगोनल अपोजिट हो, तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के ऊपर का एलिमेंट भी जीरो हो, नीचे का एलिमेंट भी जीरो हो, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कोई मैट्रिक्स हुआ। अगर इस डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट को हम जीरो कर देते हैं, जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल सा चीज़ है, ये क्या हुआ? एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये हुआ एक डायगोनल मैट्रिक्स। बात करें स्केलर मैट्रिक्स का, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात करें स्केलर मैट्रिक्स का, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। चलिए पहले हम मैट्रिक्स समझते हैं इसको। 3x3 का मैट्रिक्स लिखे और 2 9 5 7 6 4 3 2 1, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। इसमें क्या करते हैं, इसको पहले तो हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो ये तो हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि कोई भी एक नंबर यहाँ पे होगा और वो तीनों नंबर सेम होंगे। अगर तीनों नंबर डिफरेंट हो गया तो वो फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और तीनों नंबर सेम हो गया तो फिर स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब चाहे कोई भी नंबर यहाँ पुट कर, चलिए के पुट कर देते हैं, के कोई कांस्टेंट होगा, अल्फ़ाबेट है के, तो ये एक हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ये एक हुआ स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल का बात करें तो हो गया 2 2 0 0, ये क्या हुआ? 2 × 2 का एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। ये क्या हुआ? एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इस चीज़ को याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, चाहे वो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी तो ये दोनों तरफ जीरो होगा ही, मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, यहाँ पे इस चीज़ का अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए आपको, तो यहाँ लिखेंगे Aij = 0 वेयर I is not equal to j and Aij = k where I is equal to j। I और j जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे एलिमेंट k के इक्वल टू है, तो I j यहाँ पे इक्वल होते हैं, 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, तो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो k के इक्वल है। अगर इस चीज़ का हम रिप्रेजेंटेशन दे आपको तो वो हो जाएगा Aij = 0 वेयर I is not equal to j and Aij is not equal to 0, वो सिर्फ जीरो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, वेयर I is equal to j, जहाँ पे I j इक्वल है वहाँ पे सिर्फ एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, तो यहाँ पे I j इक्वल है, यहाँ भी I j इक्वल है, यहाँ भी I j इक्वल है, तो यहाँ पे एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं होंगे। बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी क्या हम बताएं कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों एक ही जैसे होते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। यह है एक 2 × 2 का मैट्रिक्स और इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। तो ये एक फिक्स कंडीशन होता है कि
कोई दूसरा नंबर हमको नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। डायगोनल पे अगर सिर्फ 1 है तो वो हुआ आइडेंटिटी। डायगोनल पे 1 छोड़ के दूसरा कोई भी एलिमेंट है लेकिन फिक्स एलिमेंट और सेम एलिमेंट है, मतलब कि अगर 2 रखे तो यहाँ भी 2, तो फिर वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो गए तो फिर वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों जो हैं वो बहुत सिमिलर से लगते हैं और बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें बच्चों को। फिर से रिपीट करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो होता है। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाले नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं होंगे, और नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जो हैं वो सारे जीरो के इक्वल होंगे। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, नोट कर सकते हैं आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे और जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सिर्फ जीरो नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकते हैं। बात करें इसका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो कहलाएगा, लेकिन इसको हम इस चीज़ को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। मतलब कि सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकते हैं, आइडेंटिटी भी हो सकते हैं। सारे जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो स्केलर मैट्रिक्स हैं ये डायगोनल हो सकते हैं। जो स्केलर मैट्रिक्स हैं, फिर से सुनिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स है या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकते। डायगोनल वाले जो भी हैं वो सारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते। मतलब कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। जितना आइडेंटिटी है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, जो स्केलर है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकते। जो सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को याद रखना है, और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इस तीनों के बीच में। तो इसके बाद हम लोग फिर से जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और फिर उसके डेफिनेशन पे जाएंगे, बहुत ही इजी समझ में आ जाता है वैसे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं कि एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें कि x y और फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 लिखा गया है। एक और मैट्रिक्स है, चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे a लिखा हुआ है, a नहीं इसको b मान लेते हैं। एक और मैट्रिक्स है यहाँ पे 4 3 और फिर c लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है t s और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो लिखा है 10। ये दो मैट्रिक्स हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी कहेंगे, दो कंडीशन होता है इक्वल कहने का। इक्वल तभी कहेंगे जब, पहला कंडीशन नोट दीजिएगा, पहला कंडीशन नोट दीजिएगा, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर का होने चाहिए। देखिए ये किस ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसके बात करें तो ये भी 2 into 3 का है। तो मतलब कि ये दोनों सेम ऑर्डर के तो हैं, तो दोनों को क्या हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो जी नहीं, एक कंडीशन और है इसमें। वो कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है, ये जो x है
ये 4 के इक्वल होना चाहिए, y जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए, 9 जो है वो c के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है कि each element of matrix A is equal to the corresponding element of मैट्रिक्स बी। कहने का मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए, और वो इक्वल कब होंगे, तो जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे और इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जो है वो इस मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, और A इज इक्वल टू बी तभी कहेंगे जब वो दोनों सेम ऑर्डर का होगा और उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है, अगर दोनों ये इक्वल है, सेम नहीं दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 के इक्वल है। कहने का मतलब है कि इसके aij रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा कि aij जो है वो bij के इक्वल होगा, मतलब कि इसका ij जो है वो bij के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या निकलता है कि x जो है वो 4 के इक्वल है, t जो है वो 5 के इक्वल है, फिर s जो है वो 7 के इक्वल है, s जो है वो 7 के इक्वल है, y जो है वो 3 के इक्वल है, और फिर 10 जो है वो b के इक्वल है, और क्या हो गया 9 c वाला, तो मतलब कि c जो है वो 9 के इक्वल है। तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट होता है। वैसे हम डेफिनेशन किसी चीज़ का नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछता भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो हम देखते हैं। हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, जो कि इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है। और यहीं पे हम अपने इस जो भी लेक्चर चल रहा है इसको हम बंद कर देंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मिलेंगे, और वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को बड़ा ही बारीकी से, बड़ा ही अच्छे से, बड़ी प्यार से देखेंगे, और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो 3.1 वाला एक्सरसाइज आएगा उसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। अगर ये वाला पूरा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करिए, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी वैल्यू फाइंड करिए। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो सबसे पहला बात कि उनका ऑर्डर सेम होता है। तो अगर वो दिया है कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर भी सेम हुआ। और क्या देखे थे कि इसके सारे एलिमेंट इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे, इसके सारे एलिमेंट इसके भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। तो यहाँ से वो क्या मिलता है कि x+3 जो है वो इसके 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आता है -3, खत्म, बस x आ गया। यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ ही माइनस का 6 है। b-3 2b+4 के इक्वल होगा। तो b-3 जो है वो 2b+4 के इक्वल होगा। 3 को लेके जाते हैं उधर, b को लेके आते हैं इधर, तो हो गया माइनस का b इज इक्वल टू 4+3 7, मतलब कि b का वैल्यू आ गया -7, b भी आ गया। z+4 जो है वो 6 के इक्वल होगा, z+4 जो है वो 6 के इक्वल होगा, तो z का वैल्यू आ गया 2। a-1 जो है -3 के इक्वल है, a-1 है वो हो गया -3 के इक्वल, तो a का वैल्यू आ गया -2। और क्या बच गया, x निकल गया, z निकल गया, x निकल गया, z निकल गया, b निकल गया, a भी निकल गया, बच क्या गया c कहाँ पे है, c कहाँ पे, यहाँ पे। 2c+2 जो है वो 0 के इक्वल है,
2c प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब कि 2c जो है वो -2 के इक्वल है, मतलब कि c जो है वो -1 के इक्वल है। तो c भी फाइंड कर लिए, c भी फाइंड कर लिए। अब क्या बचा, वो y है। y कितने का इक्वल है, तो 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। तो इस y को लाते हैं इधर, तो ये माइनस का y इज इक्वल टू, इसको ले जाते हैं उधर, तो ये हो गया प्लस का 5, तो y इक्वल टू हो गया -5। तो यहाँ पे देखिए x भी फाइंड हो गया, y फाइंड है, z भी फाइंड है, a भी फाइंड हो गया, और a भी फाइंड हो गया, b यहाँ और c यहाँ। एक बार हम भी NCERT से अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। और सॉरी, एक एग्जांपल इसमें और दिया गया है, वैसे आप उस एग्जांपल को कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया होगा तो इसके बाद वाले एग्जांपल्स मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू -2 है, b का -7 सही है, c का -1 वो भी सही है, x का -3 जो कि बिल्कुल सही है, y का -5 सही है, और z का 2 सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आप सबों के लिए छोड़ता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा सा है, कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया हो तो इसके बाद वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानी आ रहा है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है वीडियो, तो अपने फ्रेंड का भी हेल्प करें। वैसे काफ़ी बच्चे फ्रेंड का हेल्प नहीं करना चाहते, ऐसा जेलस होता है फ्रेंड्स के बीच में। बाकी आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं एक्सरसाइज वाले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।